गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में कुकिंग मेथड्स जाने थे। 5 विधियां हमने देख ली थी, जिसमें कि बेकिंग है या रोस्टिंग है, बॉइलिंग है, सिमरिंग है, स्टीमिंग है। तो ये विधियां हम कवर कर चुके थे। अब इसके आगे की विधियां हम कवर करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखें मेथड, जो अगली विधि है वो है सेंकना यानी कि रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग बहुत ही सिंपल मेथड है। हमने देखा होगा आलू को भूनना या शकरकंदी को भूनना, रोस्ट करना, जिसमें कि या पॉपकॉर्न एक अच्छा उदाहरण है इसका, जिसमें कि सैंड गरम मतलब मिट्टी रेत के माध्यम से या फिर नमक के माध्यम से कोई भी ऐसी वस्तु, खाद्य पदार्थ को उसके अंदर डाल के और फिर कढ़ाई में, खुले अच्छे हैवी बॉटम वाली कढ़ाई में आप उसको आंच पे भूनते हैं। तो जैसे मिट्टी या नमक जो भी आप माध्यम यूज़ कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर रखा हुआ खाद्य पदार्थ भी पकने लगता है, पॉपअप होने लगता है। जैसे पॉपकॉर्न बनाना, मक्के के पॉपकॉर्न जो बनते हैं कॉर्न के, वो एक उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से चने भूनना, जो भी भुजना वाला हम खाते हैं, चने भूनना, या कोई भी जौ को भून सकते हैं हम, मूंगफली है, या फिर शकरकंदी को भून सकते हैं, या बाटी भूनते हैं हम। हमारी दाल बाटी चूरमा में जो बाटी बनती है उसको हम ऐसे ही रोस्ट करके रेत में, मिट्टी में, उपलों में, कंडों में, कहीं भी ऐसे करके उसे पकाते हैं। तो ये हो गया रोस्टिंग या सेकना। अब ये जब खाना अच्छी हल्की आंच पे पकता है और नेचुरल एनवायरनमेंट में पकता है तो ये भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है, मिठास होती है इसमें, और ये बहुत ही सुपाच्य भोजन होता है। तो ये इसके फ़ायदे हो जाते हैं। और नुकसान क्या होता है कि जब रेत और तवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हाई टेम्परेचर होगा जब भी, तो भोजन में जो भी पोषक तत्व हैं वो नष्ट होंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से वो एक अच्छी बात नहीं है। और इससे ईंधन का भी अपव्यय होता है, क्योंकि रेत, तवा आदि ये सब जो भी गर्म करेंगे तो उसमें गैस बहुत ज़्यादा लगती है। भट्टी में पका रहे हैं तो लकड़ियाँ ज़्यादा लगेंगी, कोयला ज़्यादा लगेगा, जो भी ईंधन आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा लगेगा। तो ये हो गई रोस्टिंग या सेंकना। अब सेंकना के साथ ही कुछ मिलता जुलता सा ही नाम है, जिसमें है भूनना। भूनना, रोस्टिंग और सेंकना, भूनना दोनों मिलती जुलती सी ही विधियां हैं, लेकिन अंतर बस ये है कि वहाँ पे एक माध्यम है रोस्टिंग में, सेंकने में, जैसे रेत या नमक आप यूज़ कर रहे हैं, और भूनने में ये सीधा आँच के संपर्क में आ रहा है। तो भूनने में सीधे आग के ऊपर पकाया जाता है, जैसे कि आलू, शकरकंद, इस प्रकार की चीज़ें ये भूनने में आ जाएंगी। ठीक है। अब इसको भी दोनों तरीके से पकाया जा सकता है। आगे फिर रोटी पकाते हैं हम, वो भी भूनने में आ जाएगा। स्वादिष्ट होता है इससे बना हुआ खाना, हल्की मिठास लिए हुए होता है। और विटामिन, हानि क्या होती है? विटामिन आदि पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ईंधन भी बहुत लगता है क्योंकि डायरेक्ट हीट के संपर्क में आ रहा है। अगली विधि हम देखें तलना यानी कि फ्राइंग। फ्राइंग में भी फिर कई तरीके हैं। शैलो फ्राइंग होती है, डीप फ्राइंग होती है। तो फ्राइंग यानी कि तलना, इसमें घी या तेल है वो माध्यम जिससे कि हम उसमें खाने को पका रहे हैं। तो कम मात्रा में जब हम घी, तेल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप पराठा बना रहे हैं या टिक्कियाँ बना रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे शैलो फ्राइंग या उथला तलना। और जब आप खूब सारा अधिक मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने पकौड़े तले, समोसा या कचौड़ी तली, तो वो क्या है, अच्छी मात्रा में तेल को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको हम कहते हैं डीप फ्राइंग या गहरा तलना। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के फ्राइंग होता है। इससे स्वाद में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, खाना बड़ा स्वादिष्ट लगता है कि हाँ, समोसा कचौड़ी सबको बड़ा पसंद होता है। लेकिन जब तेज़ आंच पे खाना पकता है तो क्या होता है कि पोषक तत्व नष्ट होते हैं। जितना ज़्यादा खाने को पकाया जाएगा, बहुत उसको हीट पे रखा जाएगा, उतना ही उसके अंदर विद्यमान जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें नष्ट होने का खतरा बना हुआ रहता है। तो ये हो गया। डोसा भी एक शैलो फ्राइंग का उदाहरण है। और एक होता है फिर आगे, अगली विधि जो मैंने आपको बताई, गहरा तलना। गहरा तलना
इसमें क्या होता है, गहरा तलना डीप फ्राइंग होता है। तो इसमें कढ़ाई, पैन या जिसमें भी हम खूब अच्छी मात्रा में तेल डालते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ डालें वो उसमें डूब जाए और फिर उसको तलते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, लाभ ये है कि खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। जितने भी पकौड़े समोसे बन रहे हैं वो इसी में, लेकिन क्योंकि हाई इन फैट है, वसा में अधिक वसा वाला जो भोजन होता है वो उसको पचने में भी टाइम लगता है, उसका पाचन इतना इजी नहीं होता। वो टेस्टी तो लगता है, रुचिकर बहुत लगता है, लेकिन उसे पचने में समय लगता है। तो इसीलिए जो भी तला जा रहा है भोजन, डीप फ्राई किया जा रहा है, गहरी विधि से तला जा रहा है, वो भोजन ज़्यादा देर तक, उसको पाचन में अधिक समय लगेगा, अमाशय में वो ज़्यादा देर तक रहेगा। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि समोसे, कचौड़ी, पूड़ी ऐसी चीज़ें आपने खाई हैं तो वो पेट अधिक समय तक भरा रहता है, क्योंकि फ़ैट में सैटिस्फैक्टरी वैल्यू ज़्यादा होती है, तृप्ति देने वाला जो तृप्ति मूल्य है वो अधिक होता है। और हानि यही होती है कि जितने विटामिन हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो पाचन संस्थान है उसके ऊपर हैवी पड़ जाता है, तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, एसिडिटी वगैरह होने लगती है, क्योंकि उसको पचाने में अधिक शरीर को कष्ट होता है थोड़ा सा, तो और अव्यवस्था हो जाती है। तो इस प्रकार से अम्लीयता बढ़ जाती है, तो अमाशय में थोड़ी सी ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका फ्राइंग यानी कि गहरा तलना। अगली विधि आप देखो, सोलर कुकिंग। सोलर कुकिंग क्या होती है? सोलर एनर्जी को, सूर्य की ऊर्जा को यूज़ करते हुए फिर खाना पकाना। आपने देखा होगा सोलर कुकर बहुत सारे घरों में होता भी है और बनाते भी हैं, जिसमें कि सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए उसकी गर्मी से खाने को पकाया जाता है सोलर कुकर में। अब इसमें और क्या ईंधन के रूप में क्या यूज़ हो रहा है? सूर्य की ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है वो हीट में बदल जाती है और भोजन को पका देती है। और इससे लाभ क्या होता है कि इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं आता, कि भाई जब आपने एक बार इन्वेस्टमेंट का खर्चा तो है कि जब आप खरीद रहे हैं इसे, लेकिन उसके बाद इसमें कोई खर्चा नहीं है, बिजली का बिल नहीं है या गैस का बिल नहीं है, फ्री में सोलर एनर्जी उपलब्ध है, सौर ऊर्जा उपलब्ध है, तो आप खाना आराम से पका सकते हैं। और नुकसान क्या है? हानि ये है कि यहाँ पे खाना बहुत धीरे धीरे पकता है, और अगर सूर्य नहीं है, बादल है, बारिश है, तब खाना नहीं पक सकता। तो ये इसका ड्रॉबैक हो जाता है। सोलर एनर्जी को यूज़ करना एक बहुत ही सस्टेनिंग एफर्ट है, ऊर्जा के संरक्षण के अंतर्गत एक अच्छा कदम है, और हमें इसको प्रेरणा भी देनी चाहिए, इसे आगे बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी विधि है खाना पकाने की। और इसीलिए सरकार सोलर कुकर या सौर ऊर्जा के जितने भी उपकरण हैं उनको खरीदने के ऊपर सब्सिडी भी देती है, तो वो एक फ़ायदा है उपभोक्ता को। अगली कुकिंग आप देखो, अगला मेथड क्या है? माइक्रोवेव कुकिंग। माइक्रोवेव कुकिंग में एक विशेष प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और वो भोजन को पकाती हैं। ये अलग है बाकी सारी विधियों से, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्पादन भोज्य पदार्थ के अणुओं की गति के कारण होता है। अब ये क्या होता है कि माइक्रोवेव में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये खाने के जो अणु हैं, पार्टिकल्स हैं, उसको स्पीड अप करके उसकी गति बढ़ाकर फिर खाने को पकाते हैं। अगर किसी ने माइक्रोवेव यूज़ किया है, अगर आप उसके अंदर पानी गर्म होने रख देंगे, वो हलचल कुछ नहीं करेगा, दिखेगा नहीं आपको इतना ज़्यादा, लेकिन अगर वो ज़्यादा गर्म हो गया और उसे आपने बाहर निकाला तो वो एकदम से, बर्तन गर्म उतना नहीं होगा, लेकिन अंदर उसके अणुओं में क्योंकि ऊष्मा पहुंच चुकी है, तो वो अणु, उसके अंदर का पार्टिकल जो खाद्य पदार्थ है वो अधिक गर्म हो जाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक भी होता है कि भोजन, इसमें फ़ायदा तो ये है कि भोजन बहुत जल्दी बन जाता है। आपको गैस के ऊपर या कोई और विधि से भोजन को पकाने में अगर 25 मिनट लगेंगे, तो इसमें वो काम 8 मिनट में ही हो जाएगा, माइक्रोवेव को आप यूज़ करेंगे तो बहुत थोड़े समय में भोजन पक जाएगा। हानि क्या है कि भोजन जब जल्दी से पकता है तो क्या होगा, खाने में टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। आपने देखा होगा भट्टी में या जो
हल्की आंच पे खाना पकता है उसमें स्वाद अधिक होता है, लेकिन जो एकदम से तीव्र गति में होगा खाना पकेगा तो उसमें खाद्य पदार्थों का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा नहीं आता। और साथ ही साथ खाद्य पदार्थ में जो ब्राउनिंग होती है, भुनता है, ब्राउनिंग कलर नहीं आता। अब अगर आप इसमें माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ऊपर से जो उसके ऊपर ब्राउनिंग होती है, जो भुनने की एक गोल्डन सा रंग आता है, वो इसमें नहीं आएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है माइक्रोवेव का। और वैसे रिसर्चर्स ने ये भी शो किया हुआ है कि माइक्रोवेव में जो खाना होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, यानी पकता है, वो कैंसर सेल्स को प्रमोट करने में मदद करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक माइक्रोवेव का है। लेकिन ये सभी तरीके हैं जिससे हम खाना पका सकते हैं, अलग अलग विधियां हैं। अब जब हम खाना पकाते हैं तो साथ में कुछ चीज़ें हमें और भी ध्यान रखनी चाहिए कि जिससे कि हमें भोजन में पोषक मूल्य को बनाए रख सकें हम। तो इसके लिए ज़रूरी ये हो जाना चाहिए कि पका हुआ भोजन तो खाना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ कच्चा भोजन भी खाना चाहिए, जैसे कि सलाद, फल, सब्जियां। तो सब्जियों को सलाद के रूप में कच्ची खानी चाहिए, अच्छे से धो के वॉश करके फिर उन्हें उपभोग करना चाहिए, क्योंकि कच्ची सब्जियों में, फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर सिर्फ सारा भोजन हम पका पका हुआ ही खाएंगे तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी। इसलिए पके हुए भोजन के साथ कच्चा सलाद, सब्जियां, फल, ये भी बहुत लेना चाहिए। फिर भोजन पकाने में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और अच्छा वातावरण, अच्छे मन से भोजन को अच्छे स्वच्छ जलवायु में उसको पकाना और रखना चाहिए। फिर पदार्थों में पानी कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए, उतना पानी यूज़ करें जितना कि उस खाद्य पदार्थ को पकाने के लिए आवश्यकता है। ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे फिर वो पानी फेंक देंगे तो उससे पोषक तत्व नष्ट होते हैं। स्टीम के द्वारा पकाना एक बहुत अच्छा मेथड है। भाप या प्रेशर से जो पकाते हैं वो भी एक अच्छा तरीका है और जिसमें पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, नष्ट नहीं होते। और जब हम एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, फल और सब्जियों को छीलने के लिए हम जो भी उनको थिन लेयर में छीलना चाहिए, जिससे कि उसके, क्योंकि जो परत होती है, बाहरी आवरण होते हैं ना, उसके ठीक नीचे ही पोषक तत्व होते हैं। तो अगर हम छील के अच्छा मोटा छिलका निकाल देंगे तो पोषक तत्व भी नष्ट हो जाएंगे। फिर कोई भी प्रकार का क्षार का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग पकाने के लिए चने में या हरी सब्जी में बेकिंग सोडा डाल देते हैं, वो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं भोजन में, वो नष्ट हो जाते हैं। फिर खाने को बार बार गर्म करना, ये भी एक गंदी आदत है, गलत आदत है, जिसे छोड़ देना चाहिए। खाने को जितनी बार आप गर्म करेंगे उसके पोषक तत्व और कम होते जाएंगे। खाना आदर्श स्थिति में एक ताज़ा पका हुआ ताज़ा खाना खाना चाहिए, ना कि उसको रखो आप फिर उसे निकाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और फिर खा रहे हैं, तो वो खाना शरीर को अधिक पोषण नहीं देता। तो और इसके अलावा भुजे पदार्थों को, दालें हैं, चावल है, इसको अच्छे से वॉश करके फिर इसे भिगो देना चाहिए। भिगो देने से फ़ायदा ये होता है कि ये नरम पड़ जाता है और खाना पकने में गैस कम लगेगी, खाना जल्दी पक जाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा है इसका कि हम जो भी कुकिंग करें उसको भिगो दें पहले। भिगोने से, सोकिंग से क्या होता है, उसके अंदर के अणु सॉफ्ट हो जाते हैं और भोजन जल्दी पक जाता है। तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा हो जाता है हमें। तो भोजन पकाने की ये विधियाँ इतनी सारी हमने पढ़ी। अब प्रैक्टिकल में हम ज़रूर इसे प्रैक्टिकली, प्रायोगिक में करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा किस प्रकार से करें। मैंने पूर्व में भी बैलेंस डाइट के ऊपर एक लेक्चर आपका लिया हुआ है, जिसमें इन्हीं सब प्रैक्टिकल बातों को मैंने चर्चा की हुई है, उसे भी आप अवश्य देखें। उसका लिंक मैं डाल दूँगी इसमें डिस्क्रिप्शन में। और जब आप चॉपिंग करें, सब्जियों की चॉपिंग करें, तो भी एक ध्यान रखना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े में नहीं काटें उसे। इतना साइज़ जितना सही है उपभोग के लिए उतना काटें, तो उससे पोषक तत्व कम नष्ट होंगे। और पकाने के लिए भोजन में अगर आप तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करें तो उसमें एसिड, अम्लीय चीज़ को ना पकाएं, अवॉइड करना चाहिए।
आयरन के बर्तन यूज़ करिए, मिट्टी के यूज़ करिए, मिट्टी और लोहे के बर्तन यूज़ करिए, वो पोषक तत्वों को रखने में मदद करते हैं, विद्यमान रहते हैं उसमें। और ये नहीं करना चाहिए कभी कि उबाला, कोई भी खाद्य पदार्थ उबाला और उसका जो पानी है वो फेंक दिया। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि भोज्य पदार्थों में जो पोषक मूल्य है वो बना रहे। तो आशा करती हूँ कि ये जो विधियाँ हमने पढ़ी इन 2 लेक्चर्स में आप सभी को उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।